करते हैं संविधान का भाग 2, नागरिकता। पहले हम नागरिकता को समझते हैं। नागरिकता होती क्या है? हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अब नागरिकता को सबसे पहले अरस्तू ने परिभाषित किया, यानी कि किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को उस देश के यदि समस्त अधिकार प्राप्त हैं वह नागरिक है। नागरिक, हमने नागरिकता की अवधारणा को अपने संविधान में ब्रिटेन से लिया है और हमारे यहां कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति जिसे समस्त अधिकार प्राप्त हैं वह नागरिक होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर रह रहा है, दूसरे देश का व्यक्ति रह रहा है, तो उसे समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। कुछ अधिकार तो होंगे, हम उसे कुछ कर नहीं सकते, उसका शारीरिक सपोर्ट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमारे देश में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, वह हायर पोस्ट पे नहीं जा सकता, वह सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकता। ये अधिकार सिर्फ हमारे भारतीय को ही होंगे और जिस देश को, उस देश में रहने वाले व्यक्ति को समस्त अधिकार होंगे तो वह अधिकार नागरिकता होगा और वह अधिकार रखने वाला व्यक्ति नागरिक कहलाएगा। अब हम आर्टिकल एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हमने बताया, हमने नागरिकता के प्रावधान को ब्रिटेन से लिया है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? इसके दो माने हो सकते हैं। एकल नागरिकता मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले जाता है तो उसकी नागरिकता इधर स्वयं खत्म हो जाएगी। यदि कोई भारतीय व्यक्ति या भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। एक तो इसका यह मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक देश का नागरिक होता है। ठीक, बाकी दोहरी नागरिकता का मतलब यह है, जैसे कि हमने पढ़ा था कल, फेडरेशन अमेरिका राज्यों का संघ है, तो वहां जो है एक अमेरिका की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता दोनों अलग अलग होती हैं। यह होती है दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे देश में राज्य के लिए अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में है और हमने इस प्रावधान को कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। आइए आर्टिकल बाय आर्टिकल्स को समझते हैं। आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 में संविधान में उस समय जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय के प्रावधान है। संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय कहा गया कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा और कौन कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो उसके बारे में 3 बातें कही गई। वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, ये उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर आजाद यानी कि संविधान लागू होने की तिथि या 26 जनवरी गणतंत्र होने से 5 साल या उससे पहले भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 5 में 3 चीजों को बताया गया। भारत में वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसका जन्म यानी कि भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और या वह व्यक्ति आजाद होने से यानी कि देश में संविधान लागू होने से पहले 5 साल या उससे ज्यादा समय से भारत में रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब इसके लिए हम समझते हैं, जैसे कि ये जो प्रावधान है कि वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, उसका क्या मतलब है? उसके माता पिता भारत में जन्मे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत थे जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे और जो देश को आजाद करने के लिए विदेशों में जाकर लड़ाइयां लड़ रहे थे अपने अपने स्तर पर।
जैसे सोहन सिंह बखाना, बहुत सारे लोग हैं, एक एक का नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर देश के लिए काम कर रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे। तो उस समय उनके बच्चे भी उनके साथ थे, उनके बच्चों का जन्म भी बाहर हुआ होगा। तो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि उनके माता पिता भारत में जन्मे हो, या वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या फिर जो लोग हमारे देश में जैसे एनी बेसेंट वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे जो भारत में रह रहे थे, जो 5 साल से यानी कि जो भारत को पसंद करते थे, भारत में रहना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले यानी कि 5 साल पहले या उससे ज्यादा समय से भारत में रह रहे हो, भारत के नागरिक होंगे। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 5 में भाग 2 में किया गया। अब समझते हैं 6 आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता के बारे में बताया गया है। पाक से आए व्यक्तियों को नागरिकता, जैसा कि हम जानते हैं जब ट्यूनिशियन थ्योरी आई, देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय जब ये पता चल गया कि देश का बंटवारा होने वाला है और वो भी किसके धार्मिक आधार पर, तो जो पाकिस्तान से लोग भारत में आना चाहते थे, जो भारत में रहना चाहते थे, पाकिस्तान को छोड़कर आए, या जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो 6 और 7 उनके बारे में बताता है। यानी कि जो पाकिस्तान से जो लोग आए, जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए, उनके बारे में नागरिकता का क्या प्रावधान है। यानी कि जो लोग, उनके बारे में सरकार ये कहती है कि जो व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से बंटवारे में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो उनके लिए भारत में नागरिकता दी जाएगी। और एक डेट निश्चित करी सरकार ने, 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले जो भारत में पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति आ गया, वो तो भारत का नागरिक होगा। अगर इसके बाद में कोई व्यक्ति आता है तो उन्होंने एक परमिट जारी करना होगा। इस डेट से बाद में जो व्यक्ति आएगा उसे रजिस्ट्रेशन या परमिट जारी कराना होगा और उसे 6 माह पहले रहना होगा। उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता दे दी जाएगी। ये प्रावधान है आर्टिकल 6 में। सेम इसी तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 में हमने देखा, आर्टिकल 6 को समझा, यानी कि आर्टिकल 6 में अब के लिए प्रावधान नहीं है, उस समय के लिए प्रावधान है जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का प्रावधान है। ये प्रेजेंट के समय में इसका कोई महत्व नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 7। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में भी जो लोग पाकिस्तान यहां से चले गए, भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनके बारे में प्रावधान है। उनके बारे में हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान क्यों है? क्योंकि जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन ऐसा हुआ जो लोग यहां से चले गए जब बंटवारे की बात में, उनका पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति दी। पाकिस्तान को हम लोग सब जानते ही हैं, सब लोग समझते ही हैं। वो पहले तो चले गए, बाद में उन्होंने जाके देखा भाई पाकिस्तान में गुजारा नहीं होने वाला, तो वो वापस जो है भारत आए। वो लोग जो भारत वहां जाकर और वहां से वापस लौट आए, उनके बारे में नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में है। यानी कि भारत से गए व्यक्ति और जो जाकर वापस आए, उनके बारे में नागरिकता, उनके बारे में क्या नागरिकता थी। अब जो व्यक्ति चले गए, उन्होंने यह कहा गया कि 1 मार्च 2047 के बाद जो व्यक्ति गए हैं, अगर वो वापस आते हैं, जो इससे पहले आ गया वो तो आ गया, जो व्यक्ति जो यहां से चले गए 1 मार्च 1947
के बाद तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6 माह भारत में रहना होगा, उसके बाद उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, ये आर्टिकल 7 में था। अब आर्टिकल 8 को समझते हैं। 8, अनुच्छेद 8 में प्रावधान उन लोगों के लिए किया गया जो भारत से बाहर रह रहे थे। जो बच्चा भारत से बाहर रह रहा है, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। यही प्रावधान 8 में किया गया है। वही में जैसा हमने भी बात की, जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे लोग जो उस समय पे देश से बाहर थे किसी कारण से, और वो देश में अगर वापस आते हैं तो वो भी कैसे होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। यदि उनके बच्चे भारत में आते हैं, जिनके माँ बाप बाहर थे, अब उनके बच्चे दोबारा वापस भारत में आते हैं, तो वो भी भारत के नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 8 में उसके माता पिता भारतीय हैं, वह नागरिक होगा। ठीक, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये उस समय के लिए प्रावधान है जब देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब तक। ये अब के लिए प्रावधान नहीं है। अब के लिए प्रावधान जो है उनको हम देखते हैं। आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वह नागरिक, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि आर्टिकल 9 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात आर्टिकल 9 में की गई है। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना। यानी कि नागरिकता, भारत में अगर कोई व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता किन शर्तों के साथ बनी रहेगी, इस बात का जिक्र आर्टिकल 10 में किया गया है। अनुच्छेद 10 यानी कि नागरिकता का बना रहना। यदि कोई व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य ना करे जब तक उसकी नागरिकता बनी रहती है। नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है, उसके बने रहने की शर्तें किसमें है, आर्टिकल 10 में। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान अलग है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति की नागरिकता अगर संसद या देश अगर उसकी नागरिकता को लेना चाहता है तो किन वजह से ले सकता है, ये किस वजह से उसकी नागरिकता जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है या ऐसा कार्य करता है, भारत में रहकर पाकिस्तान की गुण गाता है, इस तरह से जैसे आज के समय में होता है, उस तरह से नागरिकता जा सकती है, यानी कि देश विरोधी कार्य करने पर। अब समझते हैं हम आर्टिकल 11। अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित समस्त कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। यानी कि नागरिकता के समस्त कानून बनाने का अधिकार संसद को
अब संसद में भी कैसे होगा? गृह मंत्रालय। संसद में भी गृह मंत्रालय का होगा। नागरिकता किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक, इस तरह से हमने 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल को समझा एक एक करके। अब जैसे कि हमने देखा कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कोई खास विशेष प्रावधान हमारी नागरिकता लेने और त्यागने से संबंधित मूल संविधान में नहीं थे। इसके लिए अब नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? गृह मंत्रालय यानी कि संसद के पास। तो हमारी सरकार यानी कि संसद नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आई। इसमें यह बताया गया कि किस किस आधार पर हम नागरिकता दे सकते हैं और किस किस आधार पर नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें 5 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। अब जन्म के आधार पर नागरिकता यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा, ये बात कही गई। लेकिन इसमें आगे चल के हमें संशोधन करना पड़ा। अब जैसे कोई व्यक्ति भारत में आया और वो भारत में पैदा हो गया, कोई ब्रिटिश महिला भारत में आती है या कोई ब्रिटिश अमेरिकन या किसी भी देश का यानी कि पाकिस्तान किसी भी देश के लोग भारत में आते हैं, यदि अगर कोई बच्चा उनका जन्म ले लेता है तो भारतीय कानून के हिसाब से भारत का नागरिक होगा। एक तो ये समस्या आई। और दूसरी समस्या एक और, यदि कोई व्यक्ति भारत में आ जाता है और वो भारतीय महिला से शादी कर लेता है तो उसका जो बच्चा भारत में जन्मा तो वही भारत का नागरिक होगा। तो इस वजह से भारतीय लोग आते थे, भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे और इधर बच्चे करके उनको छोड़ के चले जाते थे कभी कभी। तो उसमें इस संबंध में सरकार कानून लेकर आई। पहला संशोधन 1986 में करा। 1986 में यह कर दिया, यदि कोई बच्चा भारत में अगर पैदा होता है तो उसे नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसका माता या पिता भारतीय होना जरूरी है। यानी कि बच्चे के माता या पिता में से कोई एक यानी कि भारतीय होना चाहिए। माता पिता में से कोई भारतीय हो। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ लोग आए और उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करी। जैसे कुछ लोग पाकिस्तान से आ जाते थे, कश्मीरी या इधर की महिलाओं से शादी करते थे और फिर वो बच्चे इधर पैदा हो जाते थे, फिर वो उनसे आतंकवाद गतिविधियों में पकड़े गए, कई बार ऐसा हुआ। तो सरकार को फिर आंख खुली और सरकार 2003 में ये कानून लेके आई कि माता या पिता भारत के नागरिक हों और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ हों, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। यानी कि वो किसी अगर कोई बच्चा किसी पर्पस से स्टूडेंट पर्पस से आया इंडिया में रहने और उसने जो है शादी करी और इधर महिला से शादी करी और बच्चा किया और उसके बाद पता चला कि वो तो पाकिस्तानी है, यानी कि उन दोनों माता पिता में से कोई भी भारतीय हो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रावधान क्या था? वंश के आधार पर नागरिकता। अब वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे कि किसी का पिता अगर भारतीय है तो उसकी जो बच्चा होगा वो भारतीय होगा। तो वंश के आधार पर पहले जो दिया गया था संविधान में, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो पिता के आधार पर दिया गया। यदि किसी का पिता भारतीय है तो उसका बच्चा भारतीय होगा। लेकिन इस बात से जो महिलाएं थी वो नाराज हो गई। जैसे कि अगर हम देखते हैं सानिया मिर्जा का केस, यदि अगर सानिया मिर्जा का बच्चा है, उसका हस्बैंड शोएब मलिक जो पाकिस्तानी है, अगर सानिया मिर्जा चाहें अपने बच्चे को नागरिकता दिलाना भारत की, जो कि भारत के अभी भी नागरिक हैं, तो वो नागरिकता नहीं दिला सकती। तो ऐसा होने से सरकार को फिर दोबारा संविधान करना पड़ा, जिससे महिलाएं नाराज हो गई। यानी कि माता और पिता में से कोई अंतर नहीं होना चाहिए कायदे में, यानी कि माता पिता दोनों बराबर होने चाहिए। तो वंश के आधार पर नागरिकता माता के आधार पर मिलनी चाहिए। तो 1992 में सरकार ने फिर वंश के आधार पर नागरिकता में भी संशोधन किया और इसमें पिता के आधार जगह माता या पिता दोनों को वंश के आधार पर नागरिकता देने के लिए
मान लिया गया। अब तीसरा जो पॉइंट था नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसे देखना है। तीसरा पॉइंट, पंजीकरण द्वारा पंजीकरण द्वारा यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत में रहना चाहता है तो वो पहले भारत में शुरू में भारत में आया हो या शुरू में भारत में आया था, तो उसे कम से कम 7 साल रहने के बाद 7 साल रहने के बाद वह पंजीकरण कर सकता है और उसे गृह मंत्रालय फिर तय करेगा कि उसे नागरिकता देनी है या नागरिकता नहीं देनी है। यानी कि पंजीकरण द्वारा हम नागरिकता का आवेदन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में था देशीकरण द्वारा। अब देशीकरण द्वारा क्या है? देशीकरण द्वारा कहना मतलब कोई किसी देश को देशीकरण यानी कि देश को अपना ले, उस देश की संस्कृति कला वगैरह को अपना ले। यानी कि कोई व्यक्ति कला विज्ञान का ज्ञाता हो या कला विज्ञान में रुचि रखता हो और वह भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में से कोई भाषा भी जानता हो, यानी कि भारत में वो रम जाए रहते और भारत उसको अच्छा लगने लगे, तो वो भारतीय कला यानी किसी कला में या विज्ञान में रुचि रखता हो या भारतीय 22 भाषाओं में से कोई भाषा जानता हो और कम से कम वो 10 साल भारत में रहा हो, 10 साल भारत में रहा हो और भारतीय नागरिकता लेना चाहता हो, तो उसे नागरिकता दे दी जा सकती है। इस बात का प्रावधान है। यानी कि कला विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति और 10 साल, इसमें कितना था? 7 साल बाद अगर वो आवेदन करता है, नागरिकता लेना चाहता है, तो नागरिकता दे दी जा सकती है। अब पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में क्या था? अर्जित भूमि। यानी कि भारत अगर किसी देश पर कब्जा कर लेता है, किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है, किसी देश के भाग को मिला लेता है, अपने में विलय कर लेता है, तो उस देश में से आए हुए व्यक्ति वही भी भारतीय नागरिक होंगे। जैसे कि हम सिक्किम का केस देखते हैं। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जब सिक्किम 22वां राज्य बनाया 36वां संविधान संशोधन करके, तो सिक्किम के जो लोग भारत में आए वो भी कैसे होंगे? भारत के नागरिक होंगे। तो अगर भारत किसी भूमि को अर्जित कर लेता है तो समस्त उसमें रहने वाले नागरिक भारतीय नागरिक होंगे। ठीक, ये तो थे नागरिकता लेने के प्रावधान। अब नागरिकता समापन के क्या प्रावधान थे? अब पहले समझते हैं समापन का अर्थ। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वह भारत में नहीं रह सकता। वह भारत में रह सकता है, लेकिन उससे कानूनी और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। नागरिकता समाप्त होने का मतलब है उससे कानूनी और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। कुछ कानूनी और राजनीतिक, वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वह जज नहीं बन सकता, वह वोट नहीं डाल सकता, इस तरह के अधिकार समाप्त हो जाते हैं नागरिकता समाप्त होने के बाद। अब नागरिकता का समाप्त होना क्या है? नागरिकता त्यागना। एक तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह अपनी इस देश की नागरिकता को त्याग सकता है। बर्खास्त करना, यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियां करता है या कोई व्यक्ति ऐसे कोई काम करता है जो देश की अखंडता एकता यानी कि जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ हो, तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, वंचित करना, नागरिकता से वंचित करना। यदि किसी व्यक्ति ने नागरिकता ले ली और पता चला बाद में कि उस व्यक्ति ने जो नागरिकता के प्रावधान है हमारी नागरिकता लेने के, जैसे कि पंजीकरण द्वारा 7 साल या देशीकरण द्वारा 10 साल और कला विज्ञान में रुचि, इन सब में उसने हेरफेर की, यानी कि इन सब में उसने फर्जी डॉक्यूमेंट या किसी माध्यम से नागरिकता ले ली और बाद में पता चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये प्रावधान थे हमारे नागरिकता के लेने के और बर्खास्त करने के, नागरिकता अधिनियम 1955, और उनमें जो कहीं कहीं कुछ सुधार हुए उनके बारे में। अब नागरिकता में सुधार, इस अधिनियम में सुधार तो बहुत सारे किए गए क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारे सुधारों की जरूरत पड़ी, वो सुधार हमने करे। जैसे 1986 में करा, 1992 में करा, 2003 में करा, 2005 में करा।
2019 तक करा अभी हमने देखा एनआरसी एनपीआर के बारे में, और एनआरसी एनपीआर के बारे में किसी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो। फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक।